परेशान ना हो तो फिर इतना अच्छे से रोटेट ओवर फोटो। शुरू हो गया है। अब आप हैं, अब आप ऑनलाइन हैं। वीडियो कुछ सामने जैसे पकड़ा बैठे रहो क्या यार। हाँ, दोस्तों आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? दोस्तों आज मैं आप लोगों के मैं प्रियदर्शन मालवी आप लोगों के सम्मुख अपनी कहानी सुनिए घोड़ों की टापें सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनाने के पहले मैं सबसे पहले समकालीन जनमत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहानी पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया। ये कहानी दोस्तों कथा देश में ये तद्भव में छप चुकी है और उसके बाद संग्रह सुनिए घोड़ों की टापों के नाम से ही संग्रह छपा था, उसमें ये कहानी संकलित है। तो अब मैं आप लोगों को मैं कहानी पाठ करना शुरू कर रहा हूँ। 15 अप्रैल प्रातः 5:30 बजे सुबह अपनी नूरानी खुशबू फैला रही थी। दूर तक फैले दरख्तों पर पक्षी थे, पक्षियों का कलरव था। मैं अपने मकान के छज्जे पर खड़ा होकर प्रकृति की इस खूबसूरती को आंखों से पी रहा था कि फ़ोन की घंटी की कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी। घर में सभी सो रहे थे, अतः फ़ोन मुझे उठाना पड़ा। मैंने जैसे ही फ़ोन पर हेलो किया कि उधर से आवाज़ आई, भाई साहब मैं निरंजना बोल रही हूँ। कौन? मैं इतना ही बोल पाया था कि उधर से आवाज़ आई, मैं निरंजना आपके दोस्त भावेश की वाइफ। क्या हाल चाल है भाभी जी? से आप लोगों से न तो मुलाकात हुई और न कोई हालचाल मिला। बस अखबारों में भावेश की फ़ोटो दिखाई पड़ जाती है। ठीक ठाक तो हैं आप लोग? मैंने आत्मीयता प्रदर्शित की। कहाँ ठीक ठाक है, हम लोगों के हाल बहुत ख़राब हैं। क्या हुआ? अब क्या बताऊं भाई साहब, आपसे क्या छिपाना। भावेश का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। इनके सभी संगी साथी इनसे मुंह छिपा रहे हैं। कोई भी मदद को तैयार नहीं है। अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप तो इनके बचपन के दोस्त हैं। बहुत ही असहाय महसूस कर रही हूँ। यदि आप आ जाते तो अच्छा रहता, निरंजना ने कहा। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? मैं काम नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? आप बोल कहाँ से रही हैं? अहमदाबाद से, निरंजना ने जवाब दिया। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ अहमदाबाद। जिस भी ट्रेन से रिजर्वेशन मिल जाए, तब तक धैर्य से काम लीजिए, मैंने कहा और फिर फ़ोन रख दिया। भावेश भावेश यानी अपना भाव। भाव माने भावेश कुमार त्रिपाठी, मेरा बाल सखा,
चुटईधारी, एक भोला भाला लड़का, एक कुशल वक्ता, एक योग अध्यापक, एक पत्रकार, सारे चित्र एक साथ सामने उपस्थित हो आपस में गड्ढ-मड्ढ होकर उथल पुथल मचाने लगे। मुझे लगा माथा फट जाएगा। स्मृतियाँ उमड़ घुमड़ करती रहीं। थोड़ी देर तक मैं यूँ बैठा रहा, फिर बिस्तर पर लेट गया, आंखें मूंद कर स्मृतियों के व्यवस्थित होने का इंतजार करने लगा। वह कड़क जाड़े की सुबह थी। शीत न सिर्फ शरीर को ठंडा कर रही थी बल्कि सपनों को भी नष्ट कर रही थी। फसलों को पाला मार गया था। चारों ओर कोहरा एवं धुंध थी। कोहरे की वजह से स्कूल में बच्चे कम आए। हमारे बचपन में ठंडक की वजह से स्कूल बंद नहीं होते थे। प्रधानाचार्य भी नहीं आए थे। उपप्रधानाचार्य और थोड़े से अध्यापक ही पहुँचे थे। बच्चे क्लास में कोहराम मचा रहे थे। थोड़ी देर बाद उपप्रधानाचार्य, जो संस्कृत के अध्यापक भी थे, कक्षा में आए और बोले, तुम सभी लोग 8 बा में आ जाओ। हम 7 सा के सभी बच्चे 8 बा में आ गए। वहाँ भी कम बच्चे थे, अतः पाठ्यक्रम की कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जा सकती थी। फिर संस्कृत के अध्यापक पढ़ाते भी क्या, संस्कृत और हिंदी के सिवा। बच्चों को फंसाए रखने के लिए सभी बच्चों से परिचय प्राप्त किया गया। बीच बीच में हंसी मजाक की फुलझड़ियाँ छूटी, फिर भी समय नहीं कट रहा था। अतः उप प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि तुम लोग आपस में अंताक्षरी खेलो। अंताक्षरी शुरू हुई। शुरुआत 8 बा के मॉनिटर शिव कुमार दुबे ने की। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी हो लेकर हरि का नाम। जवाब आया, मानो सो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। अब ना से कहना था। हमारी क्लास 7 सा की बारी थी। किसी लड़के ने नैन लड़ गई हैं तो मनवा आदि गाना शुरू किया था कि उप प्रधानाचार्य की आवाज़ गूंजी, फिल्मी गाने अंताक्षरी में नहीं चलेंगे। यह वह ज़माना था जब अंताक्षरी में फिल्मी गानों का चलन नहीं था। चुनांचे मेरी क्लास से एक लड़के ने श्लोक पढ़ा, नीलाम्बुजस्याम रघुवंशनाथम। अंत्याक्षरी पूरे जोशो खरोश से चल रही थी और वह खा शब्द पर आ गिरी। उत्तर 8 बा को देना था। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर 8 बा से एक लड़का खड़ा हुआ और कहा, खा शब्द है बहुत पुराना, इससे बने न कोई गाना। यह कहकर वह बैठ गया। ऐसा अंताक्षरी में अक्सर होता था कि जिस शब्द से कोई गीत, कविता, श्लोक आदि नहीं सूझता था तो वह ग्रुप जिसे जवाब देना रहता था वह यह पंक्तियाँ पढ़ देता था। वह एक तरह से उस ग्रुप द्वारा हाथ खड़ा कर दिया जाना था। विरोधी ग्रुप यदि कुछ सुना देता था तो वह जीता माना जाता था, अन्यथा अंताक्षरी बराबर उतरती थी। अब 7 सा से फिर वही लड़का खड़ा हुआ जिसने पहले भी श्लोक सुनाया था। सभी नज़रें अचरज से लड़के को देखने लगी, क्योंकि खा शब्द से कुछ कहना बड़ी बात थी। लड़का लंबा सा, दुबला पतला, थोड़ा दबे रंग का, सीधा सादा सा मानस था। वेशभूषा से अत्यंत गरीब और साधारण लग रहा था। इतने कड़कते जाड़े में भी वह मात्र कुर्ता पैजामा पहने था और कंधे पर मफलर डाले था। वह रहस्य तो बाद में मालूम हुआ कि वह जाड़ा दूर करने के लिए 2-3 जोड़ी कुर्ता पैजामा एक साथ पहन लेता। पहले पैजामे को डोरी या क्लिप से बांध देता था ताकि अंदर की हवा बाहर न जाने पाए, और उसके बाद वह 1-2 पैजामे और पहन लेता। इसी तरह अंदर 2-3 बनियान के साथ 2-3 कुर्ता पहन लेता। लड़का खड़ा हुआ और अपनी सुरीली आवाज़ में वैराग शतक के श्लोक का पाठ करने लगा। खलालपा सुवड़ा कथमपि तदारधन परई निर्गृहांत वस्पि हसतिमपि शून्येन मनसा कृतश्च स्तंभ रहसति धिया मज्जलिरपि त्वमासे मोधासे किमरति निर्यति माम। दुष्टों की आराधना करते हुए मैंने अनेक कटु भाषणों को किसी तरह सहा। आंसुओं को भीतर ही भीतर रोककर उदास रहते हुए भी हंसा। मन को मारकर उसके सामने अंजलि बांधे रहा। हे तृष्णे,
इससे अधिक और तू कौन सा नाच नचाना चाहती है, अर्थात अब तो मेरा पीछा छोड़। श्लोक सुनकर उप प्रधानाचार्य जी की बातें खिल गई। उन्होंने लड़के की खूब पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया तथा उच्चारण संबंधी छोटी मोटी त्रुटियों की ओर इशारा किया और पूछा, नाम क्या है? भावेश कुमार त्रिपाठी लड़के ने उत्तर दिया। परिवार के बारे में प्रश्न होने पर भावेश ने बताया कि वो पड़ोस के ही गांव का है और पिता पास के स्कूल में अध्यापक है। उस दिन से हम भावेश को अपनी मित्रता के योग्य मानने लगे थे। हम दोनों 8वीं तक एक ही क्लास में रहे। हाई स्कूल में मैंने विज्ञान ग्रुप में चला गया और वह आर्ट्स ग्रुप में, किंतु संस्कृत हम दोनों ने ही ले रखी थी, अतः संस्कृत की क्लास में हम मिलते थे। संस्कृत और हिंदी में बहुत तेज था, किंतु अंग्रेजी में सामान्य था। संस्कृत व्याकरण में उसे उस्तादी थी। पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों को उसने रट रखा था। हाई स्कूल के बाद मैंने संस्कृत छोड़ दी थी, इसलिए कॉलेज में हमारी मुलाकात बहुत कम हो गई थी। लेकिन हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे और हमारे संबंध घरेलू हो गए थे। एक दिन मैं उसके घर जा रहा था कि वो घर के बाहर ही मुझे मिल गया, खाकी हाफ पैंट और सफ़ेद बुशर्ट में। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? शाखा में, भावेश ने जवाब दिया। वह क्या है? मैंने पूछा। यहाँ खेल कूद होता है और कुछ बौद्धिक चर्चा भी। खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है ना? भावेश ने कहा। हाँ है तो, मैंने कहा। तो तुम भी चला करो, उसने आग्रह किया। समय कहाँ है, पढ़ाई से ही समय नहीं मिलता। तुम तो जानते ही हो कि विज्ञान की पढ़ाई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने थोड़ा रोब गांठा। हाँ यह तो है, मगर स्वस्थ रहना भी तो आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, उसने उपदेशक की भांति कहा। उसके बार बार आग्रह करने पर मैं भी शाखा जाने लगा। नियमित शाखा जाने वाले खाकी हाफ पैंट, सफ़ेद बुशर्ट एवं काली टोपी में आते। इसे वे गणवेश कहते। गणवेश और गण आयु का शाखा में बहुत महत्व था। पहली बार कोई व्यक्ति जब शाखा जाता, वही उसकी गण आयु की शुरुआत मानी जाती। शाखा में सबसे पहले मातृभूमि की वंदना कराई जाती थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि आदि। उसके बाद शाखा में, जिन्हें हम आचार्य जी कहते, कुछ भाषण देते। भाषण उनका ओजपूर्ण होता, जिसमें मातृभूमि के लिए मर मिटने की बात हमेशा कही जाती। उनके भाषण में प्रायः हमारी संस्कृत, हमारे धर्म की बात की जाती। हमारे धर्म और संस्कृतियों को विधर्मियों के धर्म और संस्कृति से श्रेष्ठ बताया जाता। आचार्य जी अक्सर इतिहास के गलियारों में चले जाते। मध्यकालीन इतिहास पर वे एक इतिहासज्ञ से भी ज़्यादा दावे के साथ व्याख्यान देते। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप और शिवाजी को नायक तथा मोहम्मद गोरी, अकबर तथा औरंगजेब को खलनायक की तरह प्रस्तुत करते। अकबर को खलनायक साबित करने के लिए मीना बाजार की कथा को इतिहास से भी ज़्यादा सत्य की तरह प्रस्तुत करते हैं। आचार्य जी तर्क करने को कुतर्क अथवा कठहुज्जती कहते। हम में से एक लड़का थोड़ा ढीठ किस्म का था। उसने एक दिन आचार्य जी से कह दिया, मीना बाजार की घटना सत्य नहीं है, महज कपोल कल्पना है। आचार्य जी ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये कपोल कल्पना नहीं, इतिहास है। यदि इतिहास है तो इसका स्रोत क्या है? लड़के ने प्रति प्रश्न किया। लड़के के प्रश्न का आचार्य जी के पास कोई जवाब न था। यह लड़का आचार्य जी से अक्सर बहस करता। आचार्य जी जब उसकी बातों का उत्तर नहीं दे पाते तो उसे कुतर्की कह देते। अक्सर खींच कर कहते कि तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे मन में अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं है। और फिर बात समाप्त करने की गरज से हम सभी को संबोधित करते हुए कहते, अच्छा बच्चों, अब बौद्धिक चिंतन बंद करके शारीरिक श्रम करते हैं। यह कहकर वे खो खो या कबड्डी खिलाने लगते। कुछ दिनों के बाद मैंने शाखा जाना बंद कर दिया, किंतु ऐसा किसी वैचारिक मतभेद के कारण नहीं, बल्कि साइंस की कठिन पढ़ाई की व्यस्तता के कारण तथा हमारे परिवार में शाखा को लेकर फैले प्रवाद के कारण किया। हमारे परिवार में शाखा के लिए धारणा थी कि शाखाई बालक प्रेमी होते हैं, किंतु भावेश अभी भी शाखा जाता था और आचार्य जी के प्रभाव में था।
वह मौका मिलते ही आचार्य जी के घर पहुंच जाता। इंटरमीडिएट करके मैं इंजीनियरिंग करने जमशेदपुर चला गया और उसने शहर के ही विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश ले लिया। मैं छुट्टियों में जब जाता तो भावेश से ज़रूर मिलता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही मुझे अपने शहर से दूर नौकरी मिल गई। उधर भावेश ने बीए एमए किया तथा कुछ दिन की बेरोजगारी से उबकर शिशु मंदिर टाइप के स्कूल में पढ़ाने लगा। एक अध्यापक के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक थी, ऐसा मेरे भतीजे ने मुझे बताया। सोचते सोचते मुझे नींद आने लगी। मैं तुरंत उठ बैठा, क्योंकि सोने का मतलब था कि नींद 12 बजे ही खुलेगी, जबकि मुझे जल्दी पहुंचकर अहमदाबाद के लिए रिजर्वेशन करवाना है। जल्दी पहुंच जाने पर भीड़ कम मिलती है। 8 बजे से रिजर्वेशन शुरू होता है। मैंने सोचा मैं 8 बजने से पहले लाइन में सबसे आगे खड़ा हो जाऊं, ताकि खिड़की खुलते ही रिजर्वेशन मिल जाए। नींद पूरी करने का काम लौटकर पूरा कर लूँगा। जल्दी से उठा। रिजर्वेशन ऑफिस में कर्मचारी लोग आ ही रहे थे। भीड़ न होने का कारण इत्मीनान था। क्लर्क ने कंप्यूटर देखकर बताया कि बरेली से अहमदाबाद के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, दिल्ली से है या आगरा से। मैंने आगरा से जाना पसंद किया। 1 सप्ताह बाद का रिजर्वेशन मिला। मैंने सोचा निरंजना को सूचना दे दूं। पीसीओ से फ़ोन किया। फ़ोन निरंजना ने उठाया था। उसकी आवाज़ टूटी हुई सी थी, अजब सी बेचैनी झलक रही है। उसने कहा, 1 सप्ताह बाद तो बहुत देर हो जाएगी और पहले नहीं आ सकते। तब तक तो भावेश मुझे मार डालेंगे। क्या कह रही हैं आप भाभी जी? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। जब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, जब तब हम हमलावर हो जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। भाई साहब और जल्दी नहीं आ सकते? निरंजना ने आग्रह से कहा। इससे पहले का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो आप बाई रोड आ जाइए। मेरे लिए एक एक पल काटना भारी हो रहा है, निरंजना ने बड़े कातर भाव से कहा। मैंने उसे संतोष दिलाने के लिए कह दिया कि देखता हूँ, हालांकि अच्छी तरह जानता हूँ बाई रोड इतनी दूर तक जाना मेरे बस की बात नहीं है। यह 7 दिन काटना मेरे लिए भी पहाड़ हो गया था। उठते बैठते सोते जागते मुझे अपने भाव का ध्यान रहता। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। स्मृतियों में होड़ लगी थी। तब मेरी पोस्टिंग पहाड़ों पर थी। जाड़े का मौसम था। मैं छुट्टियों में घर आया था। उस दिन सुबह से ही कोहरा पड़ रहा था। घर से निकलने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मगर मेरे अधिकारी ने मुझसे कुछ व्यक्तिगत किस्म की जानकारी मांगी थी। उसको टेलीग्राम करने घर से निकला था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि बगल से एक कार गुजरी और ठीक आगे जाकर रुक गई। मैं अचकचा गया। कार से एक सूटेड बूटेड आदमी उतरा जो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अरे ये तो भावेश है, मैंने पहचानते हुए मन ही मन में कहा। उसकी बदली हुई वेशभूषा के कारण मैंने उसे तुरंत पहचान नहीं पाया। मैंने कहा, यार जब तुम धोती प्रसाद से सुथनी सहाय बने तो पहचानने में दिक्कत नहीं हुई थी, मगर सुथनी सहाय से पतलून मास्टर बनने पर तुम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आते। तुम तो एकदम बदल गए, स्मार्ट और हैंडसम हो गए। अब मेरी याद है कि भूल गए। मुद्दते गुजरी तेरी याद भी आई न हमें, और भूल गए हो तुम्हें ऐसा भी नहीं। उसने मेरी बात का जवाब शेर से दिया और कहा, यदि भूल गया होता तो तेरे पास गाड़ी रोकता ही क्यों? अबे मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शेरो शायरी कब से करने लगे? पोगा पंडित से उर्दू दा कब से बन गए? मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। मैं शेरो शायरी करता नहीं, मात्र कहता हूँ, भावेश ने मुझे सुधारा। हाँ, करना और कहना एक ही बात है, मगर तुम्हारे में इतना परिवर्तन आया कैसे? मैंने कहा। अरे कहीं इत्मीनान से बैठकर बात की जाए या ऐसे ही खड़े खड़े बात होगी, भावेश ने कहा। चलो घर चलते हैं, मैंने कहा। नहीं, घर पर नहीं, अपन शाम को कहीं बाहर किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में चलकर इत्मीनान से बात करेंगे।
मुझे लगा मामला काफ़ी बदल गया है। कितने बजे हैं, मैंने पूछा। यही कोई 6 बजे। इल्चिको रेस्टोरेंट में भावेश ने जवाब दिया। मुझे इल्चिको पहुंचने में कुछ देर हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। भावेश वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहुँचते ही बत्ती गुल हो गई। भावेश ने तपाक से मीर का शेर कर दिया। वे आए, बज़्म में इतना तो मीर ने देखा कि उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। थोड़ी देर में मैं यूं ही अंधेरे में खड़ा रहा। जनरेटर चल गया। रोशनी में मैंने देखा कि भावेश इत्मीनान से बियर पी रहा है। मैं आंखें फाड़े देख रहा था। भावेश बियर पी रहा था। भावेश बात बात पर शेर व शायरी कह रहा था। मैंने विस्फारित आंखों से उसे देखते हुए कहा, यार भावेश, तुम में परिणात्मक नहीं गुणात्मक परिवर्तन हो गया है, भौतिक नहीं रासायनिक परिवर्तन हो गया है। यार तुम कैसे इतना बदल गए, मैं तो हैरान हूँ। बैठो यार बैठो, इत्मीनान से बैठोगे तभी तो बता पाऊंगा, भावेश ने कहा। मैं बैठ गया। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ी। तो बताओ भाई, कैसे धोती प्रसाद से पेंट मास्टर बन गए? बीए और एमए प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भी जब मैं साल भर तक बेरोजगार रहा और ट्यूशन ही मेरा सहारा रहा तो आचार्य जी मुझे लेकर भाई जी के पास गए। कौन भाई जी? अरे अपने पूर्व विधायक श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी, भावेश ने बताया। भाई जी ने मेरी योग्यता देखकर अपनी पार्टी के दिशा निर्देशन में चलने वाले एक स्कूल में मुझे प्राचार्य बनवा दिया। पूरी लगन और निष्ठा से पढ़ाने लगा और मेरे पढ़ाने का डंका दूर दूर तक बजने लगा। मैं बीच बीच में कुछ पत्रिकाओं में लेख लिखने लगा, मगर संस्कृत निष्ठ होने के कारण मेरी भाषा क्लिष्ट रहती। मेरी भाषा में वह धार और पैनापन नहीं रहता जो पत्रकारिता के लिए आवश्यक था। मेरे सीनियर्स ने बताया कि मुझे उर्दू, अंग्रेजी या उर्दू सीखनी चाहिए ताकि भाषा में पैनापन आए। अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई उचित व्यक्ति मिला नहीं, चुनांचे मैं करीम से नियमित उर्दू सीखने लगा। उर्दू की जानकारी ने वाकई मेरी भाषा में पैनापन कर दिया। भाई जी के प्रयास से मैं टोरंटो कनाडा में हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ मैं करीब 7 महीने रहा। वहीं मैंने पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। तभी ये रोग लग गया, उसने बियर की तरफ दिखा कर कहा। हालांकि मैं उसे नियमित नहीं पीता हूँ, कभी कभार ही लेता हूँ। हाँ, तो भाई जी की सिफारिश से ही मैं एक दैनिक पत्र में नियमित वेतनभोगी पत्रकार के रूप में नौकरी करने लगा। थोड़ी देर चुप रहकर उसने 2-3 सिप लगातार लिए। मैंने टोका। फिर उसने कहना शुरू किया। फिर 1991-92 का समय आया। तुम जानते ही हो कि कैसे अयोध्या आंदोलन चला, ये तथ्या निकली, कार सेवकों का अयोध्या में जमावड़ा हुआ, बाबरी मस्जिद को गिराने का प्रयास हुआ, सरकार को कार सेवकों पर गोली चलानी पड़ी, फिर अपनी सरकार बनी। इन सब घटनाओं में हम पत्रकारों की ज़बरदस्त भूमिका रही। मैंने भी अन्य पत्रकारों की तरह घटना को बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत किया ताकि पुरानी सरकार बदनाम हो जाए। इस प्रकार मैं भाई जी और उनकी पार्टी के बहुत करीब आ गया। मैं पार्टी में केंद्र के काफ़ी करीब हो गया। मुख्यमंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मैं उनका सबसे विश्वस्त पत्रकार हूँ। वह कार भी मुख्यमंत्री द्वारा ही मुहैया कराई है। मुझे पत्रकार कॉलोनी में एक मकान भी लाट हो गया है। मैं अभी उसमें शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। तुम्हारा मंत्री तो मेरा बहुत रोब मानता है, कोई काम हो तो बताओ। मैंने यूँ ही कह दिया, काम क्या है, मैं अपने घर से इतनी दूर पर हूँ, आसपास कहीं स्थानांतरण कराओ, हो जाएगा, चिंता मत करो। मैंने उसकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सोचा यह यूं ही लंतरानी मार रहा है, लंबी छोड़ रहा है। मगर एक ही हफ्ते बाद मेरे मूल ज़िले के पड़ोस के ज़िले के लिए मेरा स्थानांतरण आदेश आ गया
तो मुझे उसका लोहा मानना पड़ा। स्थानांतरण हो जाने पर मैं अभिभूत था, क्योंकि उससे विभाग में मेरी धाक जम गई। मेरी नई नौकरी के मद्दे नज़र यह बड़ा काम था। मैं उसके एवज में भावेश को उपकृत करना चाहता था। मैंने चलन के मुताबिक उसे कुछ रुपए देने चाहे, मगर उसने झिड़क दिया, क्या तुमने मुझे दलाल समझ रखा है? मैं दलाली नहीं करता, और अगर करता भी तो क्या मैं तुमसे दलाली करता? मैं झेप गया। लेकिन मुझे कुछ पैसे उस पर खर्च करने चाहिए ताकि मेरी उससे प्रगाढ़ता बनी रहे। मैं बराबर यह सोचता, कोई तो तरीका निकालना चाहिए। फिर मुझे एक तरीका सूझा, कहीं घूमने जाना चाहिए। मैंने मौका देकर एक दिन भावेश से प्रस्ताव रखा, क्यों भाव कहीं घूमने चला जाए, बड़ी बोरियत हो रही है। हाँ यार, कह तो सही रहे हो, मगर कल चला कहाँ जाए? उसने प्रश्न किया। मैंने कहा जहाँ भी चाहो, मगर कहीं दूर चला जाए, मैं लंबी छुट्टी ले लेता हूँ। उसने प्रस्ताव रखा सपरिवार चला जाए। मैं उसके प्रस्ताव पर बेहद खुश हुआ, यानी कि निरंजना भी हमारे साथ चलेगी। निरंजना की शक्ल सूरत माशाल्लाह बला की खूबसूरत मेरे मन में गुदगुदी हुई, मगर बात वहीं पर अटकी कि चला जाए, कहाँ चला जाए। अंत में तय हुआ कि हम गुजरात जाएंगे। गुजरात उन दिनों देवभूमि समझा जाता था। गुजरात के बारे में तमाम मिथ प्रचलित थे। मसलन गुजरात बहुत समृद्ध है, गुजरात में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, गुजरात में ईमानदारी बहुत है, गुजरात में अपराध बिल्कुल नहीं है, गुजरात के लोग बहुत उद्यमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, सीधे साधे भोले भाले होते हैं, आदि आदि। और हम गुजरात गए। भावेश ने बैरा को बुलाकर कहा, एक बियर और लाओ, एकदम चिल्ड। मैंने प्रस्ताव रखा, जब तुम बियर पीते ही हो तो विस्की लेने में क्या एतराज़ है? कॉकटेल हो जाएगा, भावेश ने कहा। तो क्या हुआ? अच्छा तो चलो, ये भी ठीक है। मैंने बैरा को बुलाकर विस्की का आदेश दिया। थोड़ी देर में हम लोग सुरूर में आ गए थे। तमाम तरह की बातें करते हुए मुझे न जाने क्या सूझा कि उससे पूछ ही लिया, तुम्हारी पार्टी के बारे में आम धारणा है कि वो दंगा वाली पार्टी है, तुम्हारी इस बारे में क्या जानकारी है? यह सरासर अफवाह है, यह तो अन्य पार्टियों का दुष्प्रचार है, अन्य पार्टियों की साजिश है हमारी पार्टी को बदनाम करने की, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की खास तौर पर। वह काफ़ी उत्तेजना में आ गया, उसके नथुने फूल गए। वह सभी पार्टियों को और उसके बड़े नेताओं को ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगा। मुझे लगा कि ये यहाँ सीन न क्रिएट कर दे। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि पहले भी ऐसा कर चुका है। वह गुस्से में बेकाबू हो जाता है। भावुकता और उत्तेजना उसके स्वभाव का अंग है। मैं चुप लगा गया। वह काफ़ी देर तक यूं ही नाराज़ होता रहा। मैं सुनता रहा। फिर हमारे बीच सन्नाटा पसर गया। मुझे एकदम चुप देखकर शायद उसे लगा कि कुछ गलत हो गया है। उसने मेरी हथेली अपनी हथेली में लेकर कहा, माफ़ करना प्यारे, मैं बहुत उत्तेजित हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, यदि ऐसा है जैसा कि तुम कह रहे हो तो जान लो मैं एक क्षण भी पार्टी में नहीं रहूँगा। मुझे जिस दिन इसके पुख्ता सबूत मिल जाएंगे उस दिन पार्टी छोड़ दूँगा। मैं चुप रहा। हम जब उठने लगे तो मैंने सिर्फ इतना कहा, यार तुम बहुत भावुक हो और भावुक व्यक्ति के धोखा खाने का डर हमेशा बना रहता है। सामने से आती एक कार ने मोड़ पर तेज़ी से ब्रेक मारी। की की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। मैंने गौर किया कि मैं कैंट से आगे सदर की ओर बढ़ गया हूँ। मैंने वापस होने की सोची, क्योंकि और ज़्यादा आगे जाने पर पैदल वापस होना संभव नहीं है और इस रास्ते में रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलता है। धूप भी तेज़ होने लगी थी। मैं वहीं से वापस मुड़ गया। घर जाने पर पता चला कि लड़के का छमाही परीक्षा का नतीजा आया है
और उससे गणित और अंग्रेजी में बहुत कम नंबर हैं। मैंने लड़के को डांटा तो उसने बुरी तरह रिएक्ट किया। दरअसल लड़के को मैंने जानबूझकर कुछ ज़्यादा ही कह दिया ताकि वह रिएक्ट करे। मेरी उससे बहस हो और भावेश की तरफ से मेरा ध्यान हटे। दिन किसी तरह इसी धीगा मुश्ती में कट गया, पर रात्रि में जब सोया तो नींद कहाँ। मैं सोने का उपक्रम करता हूँ, यानी कि अपना ध्यान रिलैक्सो चप्पल के विज्ञापन पर केंद्रित करता हूँ, जिसमें रानी मुखर्जी कूद कूद कर अपने गदराए बदन को तथा अपनी चिकनी चिकनी गाल बगल को खूब दिखाया है। वह विज्ञापन मुझे बहुत ही मादक लगता है, मगर उस वक्त यह विज्ञापन में मेरा ध्यान नहीं बटा पा रहा था। आंखों के सामने सिर्फ भावेश का चेहरा आता है, बिताए हुए एक एक क्षण सामने आ जाते हैं। हम और भावेश सपरिवार गुजरात घूमने गए थे। गुजरात में हम अहमदाबाद, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारकाधीश गए। इस यात्रा के अनुभव अन्य यात्राओं से एकदम भिन्न रहे। पहला, गुजरात का लैंडस्केप बहुत ख़राब है। यह राजस्थान से भी ज़्यादा शुष्क है, बंजर और ऊसर ज़मीनें ज़्यादा हैं। दूसरा, यहाँ महंगाई अधिक है। तीसरा, कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति ठीक मालूम पड़ी, क्योंकि औरतें सोना पहने हुए बहुत दिखाई पड़ी। चौथा, खान पान की दृष्टि गुजरात अच्छा नहीं लगा। गुजराती थाली के अतिरिक्त नॉर्दर्न इंडिया का, जिसे हम वहाँ पंजाबी भोजन कहते हैं, मिलना आसान नहीं, और गुजराती थाली खाना आसान न था। अत्यधिक मिर्च के साथ चीनी। एक दो थाली के बाद ही पेट और गले में जलन होने लगी। द्वारका में हम लोग एक पंजाबी रेस्टोरेंट में गए तो पता चला वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि इंतज़ार में नंबर लगाना पड़ता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि यहाँ हिंदुत्व का वह रूप मंदिरों में देखने को मिला जिसे यूथ हिंदुत्व कहा जा सकता है, खास तौर पर सोमनाथ मंदिर में आरती के समय। आरती में नगाड़ा के साथ घंटा एवं घड़ियाली बज रहे थे। नगाड़ा शुरू में बहुत धीमे धीमे बजता है, मध्यम मध्यम धीरे धीरे चलता है, और भीड़ भी धीरे धीरे एकत्रित होती जाती है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है, नगाड़े की गति भी तेज होती जाती है। भीड़ हर हर महादेव तथा जय बम बोले किनारे लगाती है। पूरे वातावरण में हर हर महादेव तथा जय बम बोले किनारे छा जाते हैं। नारों और नगाड़ों की गति बढ़ती जाती है और उत्तेजना का पूरा वातावरण बनाया जाता है। मुझे यह दृश्य एकदम वैसा ही लग रहा था जैसा कि नाजी फिल्मों दिखाया जाता है। इस उत्तेजनापूर्ण वातावरण को देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, आरती नहीं युद्धाभ्यास है, सच्ची भक्ति का उपहास है। आरती में स्त्रियों की शिरकत पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा रही। कुछ दलित तबके के लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। द्वारका में उतनी उत्तेजना का वातावरण नहीं था। यहाँ परंपरागत ढंग से ही आरती थी। ऐसा संभवतः इसलिए है कि सोमनाथ कट्टर हिंदुओं के लिए एक प्रतीक है, हिंदुत्व की हार का। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। यह तथ्य कई हिंदुओं के मन में बैठा दिया गया है। पराजय की हीन भावना उग्र व्यवहार के रूप में व्यक्त होती है शायद। हमारी यात्रा बड़ी सफल रही। भावेश बहुत गदगद था, गोया बैकुंठ धाम हो आया हो। गुजरात की समृद्धि पर वह लालोट था। उसने कहा, नाहक ही नहीं भगवान कृष्ण यहाँ आए, यह रहने लायक जगह। वहाँ किसी एक बार में जुगाड़ बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। यात्रा से वापस आकर मैं नौकरी की मसरूफियत में लग गया और वह अपनी अखबारी दुनिया में। कभी कभी उसका फ़ोन आ जाता था। इसी बीच उसका फ़ोन आया कि वह गुजरात में एक अखबार में लग गया है। कालांतर में उसने यही एक फ्लैट ले लिया और निरंजना को भी ले गया। वह पूरी तरह से गुजरात में ही सेटल हो गया। उसका फ़ोन बराबर मेरे पास आता रहा। 9 वर्ष और जन्मदिन तब मैरिज एनिवर्सरी में तो बधाई पत्र अथवा फ़ोन जरूर आता।
7 दिन 7 युग की तरह बीते। कई दुस्वप्न आए। रात दिन भावेश का ख्याल बना रहता। न जाने कौन कौन सी यादें हरी हो गईं। मैं नियत ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचा। निरंजना मुझे स्टेशन पर लेने आई थी। बच्ची भी साथ में थी। भावेश कहाँ है, मैंने पूछा। गाड़ी में बैठी, इत्मीनान से बताऊंगी। मैंने गौर किया कि निरंजना काफ़ी कमज़ोर हो गई है। रंग भी कुछ दब गया है। थकान चेहरे से साफ झलक रही थी। सामान डिग्गी में नहीं आ रहा था तो पीछे की सीट में डाल दिया और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। रास्ते में निरंजना ने बताना शुरू किया। इन्हें रह रहकर विक्षिप्तता का दौर पड़ता है और तब यह बहुत उत्पात करते हैं तथा वायलेंट हो जाते हैं। उस समय घर में एक मर्द की आवश्यकता पड़ती है उनको संभालने के लिए। यह आपको पता ही है कि मेरे भाई लोग अमेरिका में हैं। मेरे बूढ़े माँ बाप के बस की बात नहीं है कि उनको संभाल सकें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे देवर इनकी देखभाल के लिए आ जाएं। लेकिन मुझसे प्रेम विवाह करने के कारण इनके अपने परिवार वालों से संबंध सामान नहीं रह गए हैं। इसलिए आप ही सारी स्थिति समझकर इन्हें तैयार करें। निरंजना थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बताना शुरू किया। जब बहुत उत्पात करते हैं तो उन्हें नींद की दवा देनी पड़ती है। दवा भी नहीं लेते हैं, बहाने से देती हूँ। चलिए मैं आ ही गया हूँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने कहा। उन्हें किसी साइकियाट्रिक को दिखाने की आवश्यकता है। हाँ, मैंने कल सुबह का समय लिया है, निरंजन ने सूचित किया। घर पहुँचते पहुँचते देर हो गई। हम खाना खाकर जल्दी सो गए। अभी मुझे नींद आई ही थी कि निरंजना की चीखने की आवाज़ आने लगी। पता चला कि भावेश की नींद खुल गई और वो उत्पात करने लगा। मैं उठकर अंदर गया तो मुझे देखकर भावेश एकदम शांत हो गया, लगे कि जैसे कुछ किया ही न हो। खैर किसी तरह सुबह हुई। जल्दी से तैयार होकर हम डॉक्टर वाईके सेठ के पास गए। वे शहर के सबसे योग्य मनोचिकित्सक थे। डॉक्टर सेठ ने मुझसे और निरंजना से भावेश के स्वभाव एवं मूल प्रेरणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हमारी बातें गौर से सुनी और बीच बीच में प्रश्न भी किए और अंत में कहा, बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने हमसे आग्रह किया, इनका इलाज दवा के बल पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दवाओं के आफ्टर इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कम घातक नहीं होते हैं। इसलिए रेगुलर काउंसलिंग की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, कुछ छूट रहा है जो आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। आप लोग एक तो छिपा रहे हैं या आप लोगों को पता नहीं। नहीं, हम छुपा नहीं रहे हैं, हम दोनों ने लगभग एक साथ कहा। डॉक्टर सेठ ने कहा, देखिए इस तरह की बीमारी सीधे नहीं आती है। पहले भयावह सपने आते हैं। लगातार इस तरह के सपने आना ही बीमारी का रूप ले लेता है। शुरू में मरीज इस तरह के सपनों का दूसरे से जिक्र करता है, मगर जब वह बहुत आने लगते हैं तो मरीज उनसे उत्पन्न भय और दुश्चिंता की जकड़ में आ जाता है और वह बोलना चालना बंद कर देता है। वह या तो क्रोध करता है या गुमसुम रहता है। जब सपने घनीभूत एवं स्पष्ट रहते हैं तो व्यक्ति गुमसुम हो जाता है और जो विरल और अस्पष्ट होते हैं तो वह क्रोध करता है। मिस्टर त्रिपाठी ने आपसे अपने सपनों का जिक्र किया होगा, उन्हें बताएं तो शायद कुछ समझ में आए। हाँ, कुछ सपनों का जिक्र किया तो करते थे, मगर मुझे सभी याद नहीं है, निरंजना ने जवाब दिया। जितने याद हों वो ही बताएं, डॉक्टर सेठ ने कहा। निरंजना ने 3 सपनों का जिक्र किया। सपना नंबर 1, मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ। समुद्र में एक कैटमरान, एक प्रकार का जहाज खड़ा है जिसमें बच्चे ही बच्चे हैं। कैटमरान उलट जाता है और सारे बच्चे समुद्र में गिर जाते हैं। वे बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, हाथ उठाते हैं बचाने के लिए, मगर कोई
कुछ नहीं कर पाता, मैं भी कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ चुपचाप किनारे देखता रहता हूँ। सपना नंबर 2, एक मैदान में कुछ बच्चे रंग बिरंगी पोशाकें पहने पतंगे उड़ा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। एकाएक कुछ घुड़सवार आकर बच्चों से रंग बिरंगी पोशाक उतरवा कर उन्हें एक ही सी पोशाक पहना देते हैं और उनकी पतंगे छीनकर उन्हें पीटी करने का आदेश देते हैं। घुड़सवार तो ठक ठक करते हुए चले जाते हैं, मगर घोड़ों की टापें बहुत देर तक मेरा पीछा करती रहीं। सपना नंबर 3, मैं मुंह अंधेरे गंगा जमुना के संगम में नहाने गया। पानी रोज से भारी था, तैरने में दिक्कत हो रही थी। उजाला हुआ तो मैंने देखा कि चारों ओर खून ही खून था। हॉरिबल, यह तो भयानक है, डॉक्टर सेठ ने कहा। क्या त्रिपाठी सभी बातें आपसे बता देते थे? ज़्यादातर बातें तो बता देते थे, निरंजन ने जवाब दिया। ऐसा तो नहीं कि त्रिपाठी ने कुछ बातें आपसे छिपा रखी हों। क्या कहा जा सकता है, हो सकता है इधर ये बहुत कम बोलने लगे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर सेठ ने कहा, क्या त्रिपाठी डायरी लिखते थे? बहुत नियमित नहीं, मगर जब कोई ख़ास बात होती तो लिख लेते थे, निरंजना ने कहा। क्या आप पढ़ती थीं? शुरू में मैं पढ़ती थी, मगर ये उस पर बहुत रिएक्ट करते थे, गुस्सा होते थे। उन्हें लगता था कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ, तो बाद में मैंने पढ़ना बंद कर दिया। इधर की डायरियाँ मिल जाएंगी क्या? कितने दिनों की? यही कोई साल 6 महीने की। घर आकर हम लोग डायरी खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद एक डायरी मिली। डायरी में दिनांक और माह नहीं पड़े थे। ज़रूरत हो तारीख डाल कर लिखो, नहीं तो यूं ही लिखो। डायरी के पहले पृष्ठ पर संस्कृत का श्लोक लिखा था, साथ में उसका अर्थ भी दिया था। जिस प्रकार टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्ते पार करके नदियां अंत में समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार विभिन्न विचित्र रुचियों वाले व्यक्तियों का एक तुम ही गम्यस्थ हो हे ईश्वर। उसके अगले पृष्ठ पर वली दखनी का शेर लिखा था, तू लब की सिफत लाले बदसका से कहूँगा, जादू है तेरे नयन गजाला से कहूँगा। कई पृष्ठों में लगातार सूक्तियाँ थीं। सूक्तियों के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं में थीं। कुछ पन्ने छोड़कर कुछ लिखा था, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बड़े नेताओं के हम टकरा रहे हैं। उसके थोड़ा नीचे अंग्रेजी की कहावत लिखी थी, पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। राजनीति बदमाशों की अंतिम शरण स्थली है। थोड़ा आगे के पृष्ठों में हिंदू माइंड और मुस्लिम बॉडी शीर्षक से विवेकानंद का भाषण था। 4 पन्ने छोड़कर लिखा था, आज कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोष था कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं चल रही है। एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक कहा कि पार्टी के बड़े नेता ऊंची जगह पहुँचने के लिए उनका सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य कार्यकर्ता ने कहा, हमें कॉनन फॉडर भूसे के बोरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस प्रकार युद्ध में आगे भूसे के बोरे लगा दिए जाते हैं ताकि दुश्मन गोली का पहला प्रहार वही झेलें, उसी प्रकार पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी में इतनी उठापटक मैंने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। लगता है उसके टूटने और स्वप्न के भंग होने का समय आ गया है। कुछ पृष्ठ आगे इकबाल का शेर था, तेरी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाखें नाजुक पर आशियाँ बनेगा नापायदार होगा। उसके आगे कई पन्ने लिखे थे, वे शायद रिपोर्ट की शक्ल में था। इधर कई दिनों शहर का माहौल ठीक नहीं चल रहा था। मेरी पत्रकार नज़र देख रही थी और नाक सूंघ रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। चुनांचे मैं सुबह घर से निकल पड़ा। ऐसे मंजर देखने और सुनने को मिले कि मेरी रूह कांप गई, मेरी आवाज़ जर्जर हो गई।
बुद्धि हतप्रभ हो गई और मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया। मैंने देखा कि शहर के बीचों बीच उत्तेजक चित्र लगाए लोगों को लादे एक ट्रक जाता है। उसके तुरंत बाद एक एक कर कई ट्रक जाते हैं और वहाँ जमा हो गए हैं। उनमें से कई दंगाई उतरते हैं जो खाकी पैंट पहने हैं और जिनके माथे पर केसरिया पट्टी बंधी है। उनके हाथ में अत्याधुनिक विस्फोटक तो हैं ही, देसी हथियार एवं त्रिशूल भी हैं। इन लोगों के हाथों में पानी की बोतलें भी हैं जिनसे थकान की सूरत में वे पानी पीते हैं। इन गिरोहों का नेतृत्व कर रहे लोग मोबाइल फ़ोन से अपने निजी केंद्र संपर्क भी स्थापित करते हैं और यथोचित निर्देश भी देते हैं। वे समय समय पर अपने कार्यों की जानकारी भी समन्वय केंद्रों को देते हैं। कुछ लोगों के हाथों में कंप्यूटर से निकाले गए दस्तावेज भी थे जिनमें मुस्लिम परिवारों एवं उनकी परिसंपत्तियों का विवरण दर्ज था। उन्हें यहाँ तक पता था कि किस व्यापारिक प्रतिष्ठान में से अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी है या किस मुसलमान परिवार में हिंदू पति या हिंदू पत्नी है, ताकि उनको बचाया न जा सके। दंगाई अपने ट्रक में गैस सिलेंडर भी लिए चल रहे थे। अमीर मुसलमानों के घर में आराम से लूटपाट की गई। सारे सामान निकाल लेने के बाद उनके घरों से गैस सिलेंडर खोलकर छोड़ दिया गया। एक जगह जो एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल मकानों को ढहाने के लिए किया गया, इस पर भावेश की टिप्पणी भी थी। ऐसे योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा कत्लेआम और लूटपाट जनसाधारण का स्वतः स्फूर्त क्रोध हो ही नहीं सकता। जाहिर है ये काफ़ी तैयारी से किया गया ऑपरेशन था। भावेश ने शेर उद्धृत किया, तेरे रहते चमन को लूटा बागवां, कैसे मानूंगी तेरा इशारा नहीं। आगे लिखा था, सुनने में आया कि चमनपुरा इलाके की गुलमर्ग आवास कॉलोनी में पूर्व सांसद एहसान जाफरी को उनके बंगले में 3 परिजनों एवं अन्य 22 मुसलमानों के साथ जिंदा जला दिया गया। जाफरी को दबोच कर टुकड़े टुकड़े कर जलाया गया। नरोदा इलाके में एक चाल में रह रहे 73 मुसलमान कारीबारों को भीड़ ने रात के अंधेरे में जलाकर स्वाहा कर दिया। एक गर्भवती महिला ने अपनी जान की भीख मांगी, तब दंगाइयों ने बदले में उसका पेट फाड़ दिया और उसके पेट में पल रहे 8 माह के शिशु को निकालकर उसका गला दे दिया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि एक ही परिवार को 19 लोगों के घर को पानी से भर दिया गया और उसमें बिजली दौड़ा दी गई ताकि सभी एक साथ मर जाएं। सुनने में यह भी आया है कि भीड़ वाहनों को रोकती और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछती। चालक के मुसलमान होने पर उसे वाहन के साथ वहीं जलाकर मार डालती। साफ है यह दंगा नहीं, मौत का नंगा नाच है और वह सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक हिंसा है। मैं सिविल अस्पताल गया। वहाँ पूर्ण रूप से जली हुई लड़की भर्ती थी। लड़की का नाम रेहाना था और उसकी उम्र रही होगी 5 वर्ष। रेहाना की दर्दनाक चीखें मेरे अंदर तक समा गईं, मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो। उसकी चीख मेरा पीछा कर रही है। आखिर इसका मकसद क्या है? हिंसा द्वारा क्या किसी राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है? 18 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, माई डॉटर वॉज लाइक ए फ्लावर, साफ कहती है कि खुलेआम सड़कों पर सामूहिक बलात्कार के बाद औरतों को जिंदा जलाया गया। नाबालिग लड़कियों ने भी बलात्कार सहे। काश ये रिपोर्ट गलत होती। दुखद यह है कि रिपोर्ट गलत नहीं है। यह एक नीच ट्रेजिडी है। अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महानता का दर्प तो कब का टूट चुका था, मगर अब यह भ्रम भी नहीं रहा कि हिंदू कुकर्मी और नृशंस नहीं होते। भारत में औरतों के साथ इस तरह का कर्म शायद विभाजन के दंगों के बाद पहली बार हुआ। हमारी पार्टी कहती कि मुसलमान देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहते, अलग थलग रहते हैं, मगर इससे बड़ी विडम्बना पूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है कि सबसे ज़्यादा हमला उन मुसलमानों पर ही किया गया जो उदार और अमन पसंद थे, परंपरागत जकड़बंदी से मुक्त होकर मुख्य धारा में लौट रहे थे। वकील, डॉक्टर और व्यवसायी मुसलमानों ने ही अपनी पुश्तैनी मकानों को छोड़कर पास के इलाकों में आवासीय सोसाइटियां बनाई थीं और उन्हें ही सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई। साफ है इसके पीछे ईर्ष्या का भाव और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का तर्क काम कर रहा है। यह कहना बेईमानी है कि सामूहिक हिंसा में कोई तर्क नहीं होता।
निरंजना ने कहा, लगता है भावेश कोई लेख या रिपोर्ट तैयार कर रहा था जो अधूरा रह गया। इस पूरी रिपोर्ट के बाद 3-4 पन्ने खाली थे और फिर पूरे पन्ने पर खलील जिब्रान का एक कथन था, पेड़ का जब एक पत्ता गिरता है तो पूरे पेड़ की रजामंदी होती है। पूरी डायरी पढ़कर हम और रंजना स्तब्ध रह गए, एकदम गुमसुम, उदास और हताश। हमारे बीच मौन पसरा रहा सारी शाम। रात को हम बिना कुछ बोले चुपचाप सो गए। सोए क्या, नींद का उपक्रम भर किया, नींद का नाटक किया। अगले दिन हम डॉक्टर सेठ को डायरी पढ़ने के लिए दे आया। डॉक्टर सेठ ने 2 दिन बाद हमें बुलाया। हम गए तो लगा डॉक्टर सेठ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सामान्य शिष्टाचार की बात के बाद डॉक्टर सेठ सीधे मुख्य बात पर आ गए। देखिए, ये काफ़ी जटिल केस है। इसमें सदमा गहरा और दोहरा लगा है, अतः इसका इलाज भी 2 तरफा करना होगा। उन्होंने अपनी आँखों से जो देखा और पढ़ा है उससे उनके दिमाग में गहरा सदमा पहुंचा है। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाना पड़ सकता है और उन्हें कई दिन के लिए पागल खाने में भी रखना पड़ सकता है। यह इलाज लंबा चल सकता है मगर रोग ठीक हो जाएगा। देखिए, उलझी हुई मनोदशा का भी केस है। इसमें आदमी अपनी आस्था और विश्वास को विखंडित होते देखता है मगर इसे छोड़ नहीं पाता। उसके 2 कारण होते हैं। पहला, लंबे समय का लगाव। यह लगाव उसे हमेशा भुलावे में रखता है कि वह जो देख रहा है वो नहीं है। सच्चाई इतनी भद्दी और अश्लील नहीं है मगर नंगी आँखें जो कह रही हैं वह, यही उस आदमी की त्रासदी है। इससे भी ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है यह भावना कि हम इतने दिन तक बेवकूफ़ बने रहे। बेवकूफ़ बनाए जाने की यह भावना हताशा पैदा करती है। हताशा ही अक्सर आक्रोश पैदा करता है। इसलिए आप लोगों को करना यह है कि इनके पिछले जीवन के बारे में बिल्कुल बातें न करें और उन लोगों से इन्हें मिलने भी न दें जिनके कारण उन्हें सदमा पहुंचा है। दूसरी बात, आप लोगों की तरफ से ये भावनात्मक रूप से अपने को भरा पूरा पाएं। किसी भी तरह की इनकी उपेक्षा ना हो और ना ही भावना को ठेस पहुंचे। हम लोग डॉक्टर सेठ के यहाँ से लौट ही रहे थे कि निरंजना ने रास्ते में कहा, मैं तो भावेश को पागल खाने नहीं जाने दूंगी। क्यों, मैंने पूछा। पागल खाने को लेकर मेरी धारणा अच्छी नहीं है। मेरे पापा के एक मित्र पागल खाने में डॉक्टर थे और वहीं रहते थे। हम अक्सर उनके यहाँ जाते थे तो देखते थे कि रोगियों को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और बात पर उन्हें मारा जाता था। पागल होंगे तो पागल से व्यवहार तो करेंगे ही, मगर इसी बात में वहाँ के वार्ड बॉय नाराज़ होकर उनकी पिटाई कर देते थे। और फिर भावेश ऐसे वायलेंट रोगी को तो ये न जाने क्या क्या गद बनाएंगे। उसे वहाँ शाक भी लगाया जाएगा। शाक लगाए जाने पर तो बहुत कष्ट होता है। मेरा भावेश, मैं नहीं भेजूंगी भावेश को। निरंजना भावुक होकर बोली, मगर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मैंने कहा। लेकिन निरंजना किसी भी सूरत में भावेश को भर्ती कराने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मुझे एकाएक ध्यान आया कि हम लोगों के साथ एक लड़का अवधेश बिहारी पढ़ता था जो आगे चलकर डॉक्टर बन गया था और यहीं पर किसी पागल खाने में फिजिशियन हो गया था। मैंने उसका पता किया, मेरी जानकारी सही निकली। वह वहाँ के पागल खाने में फिजिशियन था। मैंने निरंजना को ये बात बताई और कहा, निरंजना, क्यों ना हम भावेश को भर्ती कराने के पहले पागल खाने चलकर वहाँ की व्यवस्था देख लें। हाँ, ये हो सकता है, निरंजना ने सहमत जताई। मैंने अपने पुराने मित्रों से अवधेश बिहारी का फ़ोन नंबर प्राप्त किया और उससे बात की। वह मुझे पहचान नहीं पा रहा था, मगर जब मैंने उसे याद दिलाया तो पहचान गया। उसने मुझे अगले दिन का समय दिया।
वह पागल खाने में ही रहता था। अगले दिन हम ठीक समय पर पहुंच गए। हमें भीतर जाने से रोका गया। मैंने अवधेश बिहारी का नाम बताया। गेट कीपर ने मोबाइल पर अवधेश बिहारी से बात की। उधर से ओके हो जाने पर ही हमें अंदर जाने दिया गया। बताया गया कि वे वार्ड में राउंड पर हैं। हम खोजते हुए अवधेश बिहारी के पास पहुँचे। वे वार्ड नंबर 7 में थे। वार्ड में 40 बेड पड़े थे और एक बेड पर एक मनोरोगी था। एक मरीज हमें देखकर भौं ऊपर नीचे मटकाने लगा, कुछ वैसे ही जैसे डाबर ग्लूकोज के विज्ञापन में शॉट मारने के बाद लड़का अमिताभ बच्चन की तरफ देखकर मटकाता है। एक मनोरोगी हमें देखकर कंधे उचकाने लगा। एक अन्य मरीज दार्शनिक की तरह हमारी तरफ एक टक देखता रहा। तब तक अवधेश बिहारी ने मुझे देख लिया। मुझे देखकर वे वार्ड से मैदान में बाहर आ गए। सामान्य अभिवादन के बाद मैंने उनसे पहला प्रश्न किया, ये कैसे मरीज हैं? ये सभी मनोरोगी हैं, अवधेश ने बताया। मनोरोगी हैं? मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, मनोरोगी हैं। ऐसे एक साथ? मैं तो समझती थी वे अकेले रहते होंगे। निरंजना ने कहा, वे सब साथ ही रहते हैं। सेल में रखने का नियम खत्म हो गया है। अब नियम काफ़ी परिवर्तित हो गए हैं। वे आपस में लड़ते नहीं हैं? मैंने अपनी शंका व्यक्त की। लड़ाई कहाँ नहीं होती है? क्या हमारे कार्यालय में लोग आपस में नहीं लड़ते हैं? क्या आपके घर में लोग आपस में नहीं लड़ते हैं? तो क्या उन्हें अलग सेल में रखा जाता है? यह सब हमारी ये पुरानी मान्यताएं हैं, जबकि दवाएं इतनी नहीं थी। अब मान्यता यह है कि जैसे अन्य रोगी वैसे मनोरोगी। अच्छा, मान लीजिए इनमें से कोई रोगी आक्रामक हो जाए, तब आप लोग क्या करते हैं? निरंजन ने पूछा। करते क्या? इलाज करते हैं, अवधेश ने जवाब दिया। कैसे इलाज करते हैं? सुना इनकी पिटाई की जाती है और कभी कभी तो उन्हें गंभीर चोट भी आ जाती है। निरंजन ने अपना कांटा निकाला। निरंजना की बात सुनकर अवधेश बिहारी धीमे से हंसे और कहा, आप लोग भी कहाँ बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हैं? अपराधियों तक के लिए तो मानवाधिकार आयोग बन गया है, और फिर ये तो अपराधी नहीं है। और तो और पशु पक्षियों तक के साथ भी आप हिंसापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। उनके अधिकारियों के लिए पर्यावरण प्रेमी उठ खड़े होते हैं। फिर ये तो आदम के बच्चे हैं। हाँ, मगर ये सब सैद्धांतिक बातें हैं। व्यवहार में तो आज भी ताकत का नंगा नाच हो रहा है। ताकत ही कानून। निरंजन ने दबी जबान में प्रतिवाद किया। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि 7 नंबर वार्ड के गलियारे से बड़े जोर से चीखने की आवाज़ आई। अवधेश बिहारी भागकर उधर गए। हम लोग भी पीछे पीछे गए। एक मरीज वार्ड बॉय का गला पकड़कर दबा रहा था और 6-7 कर्मचारी मिलकर उसे छुड़ा रहे थे, मगर मरीज वार्ड बॉय को छोड़ नहीं रहा था। अवधेश बिहारी ने जोर से डांटते हुए कहा, ए निखिल, ये क्या कर रहे हो? फिर बदमाशी शुरू। आवाज़ सुनकर उसने एकदम से उनका गला छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। वह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था और उसके नथुने फूले थे। अवधेश बिहारी उसे अकेले में अपने कार्यालय में ले गए और एक गोली खाने को दी। पहले तो उसने गोली खाने से इनकार दिया, मगर अवधेश ने एक झिड़की दी तो गोली खा ली। गोली खाकर वह सो गया। मैंने पूछा, ये आक्रामक क्यों हो गया? वार्ड बॉय ने उसे देखकर कहा, ए मजनू, तेरी लैला का क्या हाल है? दरअसल यह एक तरह से उसके प्यार का माहौल उड़ाना था, उसके प्यार की खिल्ली उड़ाना था। यही उसकी दुखती रग है। वार्ड बॉय ने उसकी दुखती रग को दबा दिया था, इसलिए आक्रामक हो गया था। इनकी दुखती रग नहीं दबानी चाहिए। अगर इनकी दुखती रग न दबाई जाए तो ये एक समय के बाद ठीक हो जाते हैं, और अगर लगातार इनकी रग दबाते रहा जाए तो केस बिगड़ जाता है। बड़ी क्या ताकत थी उसमें, मैंने कहा। हाँ, समय आने पर मानसिक रोगी में एक हाथी के बराबर ताकत आ जाती है, अवधेश बिहारी ने कहा। हाथी के बराबर? मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, डोंट टेक मी सो लिटरली। आप मुझे इतना शब्दशः न लीजिए। मेरा आशय कि उनमें बहुत शक्ति आ जाती है। हाँ, वह तो हम देख रहे थे, निरंजन ने कहा। मौका देखकर मैंने अवधेश बिहारी को भावेश के बारे में बताया। वे भी भावेश को हल्का फुल्का जानते थे। मैंने निरंजना से उनका परिचय कराया। फिर मैंने विस्तार से भावेश की बीमारी और डॉक्टर सेठ की जांच और सलाह के बारे में बताया। देखिए, शॉक तो लग जाएगा,
मगर भर्ती कराने के लिए आपको तगड़ी सिफारिश करवानी पड़ेगी। सिफारिश करानी पड़ी। मैंने आश्चर्य किया। जी हाँ, मरीज इतने बढ़ते जा रहे हैं मगर हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ तो उतनी ही है। एक अनार और 100 बीमार वाली मसल। अवधेश बिहारी ने कहा। खैर ये तो व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा शॉक लगाने में तो बड़ा कष्ट होता होगा। निरंजना ने शंका जाहिर की। नहीं, अब मॉडिफाइड इलेक्ट्रोथेरेपी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? निरंजना पूछा। अब मनोरोगी को सीधे शॉक नहीं लगाते बल्कि इनेस्थीसिया लगाकर बेहोश करते हैं, अवधेश बिहारी ने समझाया। अवधेश से बात करके हम घर वापस आ गए। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया, मगर निरंजना के मन में अभी भी दुविधा थी। 4-5 दिन सिफारिश के जुगाड़ में लग गया। जुगाड़ लगते ही हम लोग अगले दिन भावेश को लेकर पागल खाने आए। भावेश को रोगियों का कपड़ा पहनाया गया। 2 वार्ड बॉय उसे दाएं बाएं ओर से सहारा देकर वार्ड की तरफ ले गए। भावेश को इस अवस्था में देखकर निरंजना के आंसू आ गए। वह उसे देर तक यूँ देखती रही जैसे कोई गाय कसाई बाड़े में ले जाए जाते हुए अपने बछड़े को देखती है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों ने मेरी कहानी सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं पुनः समकालीन जनमत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कहानी सुनाने के लिए। कहानी कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया की आशा है। और कहानी काफ़ी पुरानी है, इसलिए कुछ संदर्भ इसमें बदल गए हैं, जिसको कि हो सकता है आप लिंक कर लें। धन्यवाद।